दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम बीपीएससी मेंस की 22वीं क्लास पढ़ेंगे। हम अपनी हर क्लास में एक टॉपिक लेते हैं जो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। उस टॉपिक से जुड़े हर उस पहलू पर चर्चा करते हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज का हमारा टॉपिक होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने 2 टॉपिक अभी तक पढ़ ली हैं, जिसमें पहला हमारा था डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उपयोगिता है। उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्या यूजेज हैं, क्या उसके रोल हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग अपनी पिछली क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, उसी फॉर्मेट में इस क्लास को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारी भूमिका होती है, देन उसकी मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। तो इसी क्वेश्चन फॉर्मेट में इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसमें हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। देन उसके बाद देखेंगे भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या वर्तमान स्थिति है और स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसकी क्या उपयोगिता है। आगे पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु क्या भारत सरकार के किए गए प्रयास हैं और बाद में कुछ समस्याएं और बाधाएं, क्या चुनौतियां हैं भारत के समक्ष अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने या फिर अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और चुनौतियों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बाद में आगे की राह देखेंगे सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब क्या सुझाव हो सकते हैं हेल्थ सेक्टर को सही करने के लिए। लास्ट में हमारा कंक्लूजन होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। ये क्लासेस न केवल आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी अन्य स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक सभी स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम और यूपीएससी मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की भूमिका में सबसे पहले हम लोग हेल्थ को डिफाइन करेंगे कि स्वास्थ्य आखिर क्या होता है। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है और उस स्थिति के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका, क्या उपयोगिता हो सकती है हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेल्थ सेक्टर को डिफाइन किया, जिसमें कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। तो WHO ने एक होलिस्टिक वे में हेल्थ को डिफाइन किया कि यह केवल किसी रोग की अनुपस्थिति नहीं शरीर में, बल्कि शरीर मानसिक और सामाजिक रूप से हैप्पी होना चाहिए। रोग की अनुपस्थिति एक वांछनीय स्थिति है, लेकिन यह स्वस्थ को पूर्णतः परिभाषित नहीं करता। अगर रोगों की केवल अनुपस्थिति है तो वही केवल स्वस्थ को पूर्णतः परिभाषित नहीं करेगा। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, बौद्धिक स्वास्थ्य हो और सामाजिक स्वास्थ्य भी उसमें शामिल हो। आप देखते हैं कि बहुत से लोगों के अंदर कोई रोग नहीं होता है, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण, पारिवारिक संबंधों या फिर आपसी संबंधों के कारण वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। उनमें कोई रोग नहीं लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। कुछ सामाजिक प्रेशर की वजह से उनके अंदर वो सोसाइटियल हैप्पीनेस नहीं है जो होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें भी उपस्थित हैं लेकिन व्यक्ति के अंदर रोग नहीं है, तब भी वो अस्वस्थ माना जाएगा। तो WHO ने एक बहुत ही होलिस्टिक डिफिनेशन दी स्वास्थ्य की, कि स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सभी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। हालिया कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य की समग्र स्थिति को एक बड़ा आघात पहुंचाया है। समग्र स्थिति का मतलब जैसे WHO ने डिफाइन किया कि स्वास्थ्य के अंतर्गत रोगों की अनुपस्थिति के साथ साथ उसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक स्वस्थता भी शामिल होती है। तो कोरोना महामारी ने न केवल लोगों को बीमार किया बल्कि उसके साथ में लोगों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली को भी एक बड़ा आघात पहुंचाया था, जिससे आज भी पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। भारतीय स्वास्थ्य परिवेश की हालत पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी और इस महामारी ने इसे और भी अधिक सुभेद बना दिया है। तो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली अगर देखें तो कुछ पहले से ठीक नहीं थी, काफ़ी पिछड़ा हुआ पहले से ही भारत की स्वास्थ्य प्रणाली देखी जा रही थी अन्य अगर हम विकसित देशों के साथ तुलना करें, और इसके बाद महामारी ने इसे और भी अधिक जटिल और सुभेद्य बना दिया है। उदाहरण के लिए अगर हम एक रिपोर्ट इसमें शामिल किए, हम कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन में रिपोर्ट्स, डाटा, फैक्ट को जरूर शामिल करें अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। जब तक आपकी बात प्रमाणित नहीं होगी तब तक आपका वो जो क्वेश्चन होगा वो औरों से इनरिच नहीं होगा और आपको औसत दर्जे के ही मार्क्स मिलेंगे। तो डाटा, फैक्ट, डायग्राम, ये सारी चीज़ें जब अपने क्वेश्चन में शामिल करेंगे तो एग्जामिनर आपको अधिक मार्क्स अवार्ड करेगा। और ये सारी चीज़ें EVOK-IAS के वीडियो क्लासेस में आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो इनका फ़ायदा उठाएं। अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लें। डाटा रिपोर्ट्स जो मैं अपने क्वेश्चन में देता हूँ उसकी एक अलग से
कॉपी बना लें और नोट्स उसका तैयार कर लें, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो उससे पहले उस डाटाओं को एक बार रिवाइज कर लें। यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन को इनरिच करेंगी और आपको अधिक मार्क्स अवार्ड करके आपका सिलेक्शन कराएंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्कोर है वह 42.8 आया, जो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर हम 2019 की तुलना करें तो 2021 में इसको 0.8 अंक कम मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कमी आई है कोरोना महामारी का ही कारण दिखाई देता है। तो पहले से ही भारत की रैंकिंग पीछे थी, 42.8 मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है और कोरोना ने इसको और भी पीछे कर दिया है। अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण 2019-20 जिसे नीति आयोग जारी करता है, और इस सूचकांक के अनुसार बिहार का जो स्कोर है वह 31 है, जो कुल 19 बड़े राज्यों में 18वां स्थान इसको मिला है। तो टोटल 19 बड़े राज्यों में बिहार को निम्नतम दूसरा स्थान मिला है। अगर हम 3 बॉटम स्टेट की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचली रैंक पर है, उसके बाद बिहार 18वीं रैंक पर और मध्य प्रदेश आपका 17वीं रैंक पर है। तो इस तरीके से बिहार की स्थिति भारत के कॉन्टेक्स्ट में और भी हेल्थ सेक्टर को लेकर पीछे बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या वर्तमान स्थिति है, और यह स्थिति इस बात को प्रमाणित करेगी कि वर्तमान में भारत के हेल्थ सेक्टर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना कितना आवश्यक हो गया है। इसमें कुछ डाटा फैक्ट को शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020, और यह रिपोर्ट अभी हाल ही में सितंबर 2022 में से जारी किया गया। इसके कुछ संकेत हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से इस बात को इंडिकेट करते हैं कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी सुव्यवस्थित है। जिसमें पहला संकेत है टोटल फर्टिलिटी रेट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2% है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब औसतन जन्म दर। नवजात मृत्यु दर का अगर हम डाटा देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 20 है, और यह 1000 पर काउंट किया जाता है, अर्थात 1000 बच्चे जन्म लेंगे तो उसमें नवजात जो शिशुओं की जो मृत्यु दर होगी वह 20 होगी। नवजात का मतलब जन्म से 1 माह पहले अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह नवजात मृत्यु दर में शामिल होती है। उसी तरह शिशु मृत्यु दर की बात करें तो यह प्रति 1000 पर 28 है वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार। शिशु मृत्यु दर का मतलब जन्म से 1 वर्ष के अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह शिशु मृत्यु दर में काउंट की जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का अगर आंकड़ा देखें तो यह प्रति 1000 में 32 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो डाटा है उसमें थोड़ा सा 2019 की तुलना में कुछ सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसे नवजात मृत्यु दर में 2 अंक की सकारात्मक वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर में 28 हो गई है और इसमें भी 2 अंक की वृद्धि हुई है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 35 से यह 32 हो गई है। लेकिन वास्तव में अभी भी यह अगर हम विकसित देशों की तुलना करें तो काफी निम्नतम स्थिति है यह भारत की। और उसके बाद अगर भारत में संस्थागत प्रसव की बात करें, और ये सारे फैक्ट डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार इनको रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। भारत में संस्थागत प्रसव की बात करें तो 2005-06 की आंकड़े देखें तो यह 40.8% था, जो 2019-21 में बढ़कर 88.6% हो गया। तो इसमें काफी सुधार देखने को मिला है, किंतु यह विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। और यह जो डाटा है वह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भी रिपोर्ट 5 आई है उसके अनुसार। संस्थागत प्रसव का मतलब जब किसी बच्चे का जो जन्म होता है वह संस्थागत रूप से किसी हॉस्पिटल वगैरह में होता है तो उसे संस्थागत प्रसव के अंतर्गत रखते हैं। आपको पता है कि पहले कई बच्चों का जो जन्म होता था विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में वह घरों में ही हो जाता था, जिससे बच्चों की मृत्यु और माताओं की जो मृत्यु दर का रेट था वह काफी बड़ा था। और संस्थागत प्रसव के कारण इसमें कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कई विकसित देशों की तुलना में अभी भी निम्नतम स्थिति इसकी बनी हुई है। अगला 15 से 49 आयु वर्ग की केवल 30% महिलाएं और 33% पुरुष स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजनाओं के तहत शामिल हैं। तो यह डाटा बताता है कि जो भारत की जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसकी भी जो है निम्नतम स्थिति बनी हुई है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन अनुसार अगर देखें तो लगभग प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं, और WHO ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी पहलुओं को शामिल किया है। तो कोविड-19 के बाद मानसिक विकारों की जो उपस्थिति है उसमें और भी वृद्धि देखी गई है। और भारत की अगर बात करें तो 7 में से 1 भारतीय जो है किसी न किसी प्रकार से मानसिक विकार से ग्रस्त है, जो कुछ आंकड़े, कुछ अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-20 में जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च हुआ। अगर हम 2020-21 की बात करें तो यह 1.8% था, इसमें भी कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी देखें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस समग्र सुधार की आवश्यकता है उसके अनुसार जीडीपी का बहुत ही
कम % अभी इसमें खर्च हो रहा है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला आउट ऑफ पॉकेट खर्च अर्थात व्यक्ति जितने रुपए कमाता है उसमें से 60% जो है केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा देता है। तो यह दिखाता है कि भारत में जो आउट ऑफ पॉकेट खर्च है वह कितना अधिक है। अर्थात अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 60 रुपए जो है अपने स्वास्थ्य खर्च में लगा देंगे। तो ये काफ़ी निम्नतम स्थिति की ओर इशारा करती है भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर। भारत में डॉक्टर रोगी का अनुपात देखें तो एक डॉक्टर जो है वह 1456 रोगियों के ऊपर है, जहां WHO यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक कम से कम 1000 रोगी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो इस संदर्भ में देखें तो भारत की जो डॉक्टर रोगी का अनुपात है वह भी कम है। उसके बाद देखें तो भारत में लगभग 65% जो मृत्यु है वह गैर संक्रामक रोगों के कारण होती है। गैर संक्रामक रोग मतलब जो किसी वायरस आदि के कारण नहीं होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये सारे जो रोग हैं वह गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं और इसके कारण भारत में 65% जो है मृत्यु दर देखी जाती है। तो यह काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और यह कहीं ना कहीं भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। लगभग 5% प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कोई डॉक्टर नहीं है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं वहां पर डॉक्टर नहीं है। और आप भी जानते हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो पता होगा कि वहां पर डॉक्टरों की क्या स्थिति है। केवल 60% प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र ऐसे हैं जहां पर केवल एक डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित है। तो इस तरीके से देखें तो भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली है वह अभी भी काफ़ी पीछे बनी हुई है और इस संदर्भ में साइंस और टेक्नोलॉजी को लाना और उसको बढ़ावा देना काफ़ी आवश्यक हो गया है। तो विगत वर्षों की तुलना में स्वास्थ्य स्थिति में मामूली सुधार हुई है। हमने जो ये रिपोर्ट देखी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। भारत की जो GDP स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले 1.8 थी और अभी विगत वर्षों में थोड़ा सा सुधार करके 2.1 हो गया है। तो कुछ स्थिति में सुधार देखने को मिला है, लेकिन अन्य विकसित देशों के साथ अगर इसकी तुलना करें तो अभी भी भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। आज भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हो सकती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका और क्या उपयोगिता हो सकती है, जिसके जरिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को जो है सुनिश्चित किया जा सके, इसके स्तर को उच्चतम बनाया जा सके। इसमें कुछ प्रौद्योगिकियों को शामिल करेंगे जैसे जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और अन्य कुछ तकनीकें जो होंगी जो स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता हो सकती है उसको देखेंगे। इसमें जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और जीनोम अनुक्रमण को पढ़ेंगे। जीन थेरेपी जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीन का इलाज करना, अर्थात अगर जीन आपकी रोगग्रस्त है और जीन जो है एक DNA का पार्ट होता है आपकी, अगर वह रोगग्रस्त है तो उसका इलाज करना, उसकी मरम्मत करना। तो इस प्रकार से किसी कोशिका या जीव के DNA में विशिष्ट परिवर्तन की यह एक विधि है। इसके 3 चरण होते हैं, DNA को हटाना, DNA को जोड़ना और उसमें परिवर्तित करना। तो यह जो जीन थेरेपी है मुख्य रूप से अगर आप किसी आनुवंशिक रोग से ग्रस्त हैं तो उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक उसका इलाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में जीन थेरेपी की मदद से व्यक्ति में पहली बार आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो सूअर का हृदय होता है वो मनुष्य के हृदय से काफ़ी समान होता है और इसमें आनुवंशिक रूप से कुछ परिवर्तन करके मनुष्य के हृदय की जगह पर इसको ट्रांसप्लांट किया गया। नेक्स्ट स्टेम सेल थेरेपी, यह रोगग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। सेल जो होती हैं आपकी कोशिका ऊतक होती हैं, अगर वो रोगग्रस्त हैं तो उनका जो है उपचार इसके माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हाल ही में एक अमेरिकी मरीज स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण के बाद HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई है। तो वैश्विक स्तर पर HIV एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। उसके बाद जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सिक्वेंसिंग, यह विभिन्न जीनों की कार्यप्रणाली को समझने व आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस तरीके से अगर हम जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से दुर्लभ आनुवंशिकी और गैर आनुवंशिक रोग जैसे कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया आदि रोगों के निदान या उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो तीनों प्रणाली हमने पढ़ी, स्टेम सेल थेरेपी, खासकर जीनोम थेरेपी, यह आनुवंशिक रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। स्टेम सेल थेरेपी यह कैंसर और अन्य HIV जैसे रोगों के उपचार में बड़ी भूमिका निभा सकती है। और जीनोम सीक्वेंसिंग जो आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की पहचान करती है और इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका प्रयोग भारतीय जीनोम की जो विविधता है उसको समझने में प्रयोग कर सकते हैं। और भारत ने अभी हाल ही में इंडिजन कार्यक्रम को शुरू किया था। अब हम देखेंगे नैनो प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो सकता है चिकित्सीय क्षेत्र में। तो पहला तो रोगों का पता लगाने एवं इसके उपचार में नैनो प्रौद्योगिकी का यूज किया जा सकता है।
नैनो औषधियों एवं नैनो रोबोट्स के निर्माण से कैंसर जैसे रोगों का पता लगाकर उसका उपचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वर्ण नैनो कोशिकाओं की मदद से नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद दवा आपूर्ति में इसका महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। शरीर के विशिष्ट स्थान को लक्षित करके रोगग्रस्त जो सटीक स्थान होते हैं उसको लक्षित करके दवा की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, अर्थात 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। इस तरीके से बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर नैनो रोबोट्स दवाओं का यूज करके उन विशिष्ट स्थानों को लक्षित किया जा सकता है जो रोगग्रस्त हैं। इसमें कैंसर जैसे रोग का बहुत ही सफलतापूर्वक नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद सूक्ष्म स्तर की सर्जरी की जा सकती है। नैनो आकार के चिकित्सीय उपकरणों से सूक्ष्म स्तर की सर्जरी बहुत ही सफलतापूर्वक की जा सकती है और इससे जो स्टेम ऑपरेशन के दौरान नष्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी सर्जरी में नाक, कान, ये सारी जो सर्जरी होती है उसमें कई कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, तो उसको जो है कम किया जा सकता है और सफलतापूर्वक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर की सर्जरी को नैनो प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या अनुप्रयोग हो सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुरक्षित श्रृंखला के द्वारा मरीजों के जो रिकॉर्ड होते हैं, उनके फॉर्म, बिलिंग आदि को जो है सुरक्षित किया जा सकता है और उनकी निगरानी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ड्रोन प्रौद्योगिकी का कैसे यूज कर सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, तो ड्रोन के द्वारा ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों तक दवा की आपूर्ति या उनकी उपलब्धता, अन्य चिकित्सीय सहायता को सुनिश्चित कर चिकित्सीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात चिकित्सा जो है सभी तक पहुंचाई जा सकती है, चाहे वो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हो या किसी सुदूर क्षेत्र में रहता हो, तो ड्रोन के द्वारा दवा आपूर्ति या फिर अन्य चिकित्सीय सहायता उन तक पहुंचाई जा सकती है। उदाहरण के लिए आई ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल अभी स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत भारत के दुर्गम व कठिन क्षेत्रों में भी वैक्सीन जो है पहुंचाई गई। तो यह ड्रोन प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो सका। नेक्स्ट, रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी अर्थात रोबोट हैं वो कैसे चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी हो सकते हैं, तो चिकित्सीय सहायता देखभाल में व अन्य चिकित्सीय अनुप्रयोगों जैसे पोस्टमार्टम हो गया, सर्जरी हो गई, संक्रमित रोगों के इलाज आदि में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। कोविड-19 के टाइम हमने देखा था कि जो चिकित्सक थे व अन्य स्वास्थ्य कर्मी थे वो मरीजों के पास जाने में काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो भी संक्रमित हो सकते थे। तो इस महामारी में रोबोट्स की एक बड़ी अहम भूमिका उपयोगी साबित हुई थी, जिसमें केरल का एक उदाहरण था और एक सार्वजनिक अस्पताल था केरल में जहां पर कर्मी बोट नाम का एक रोबोट था। उसको चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संक्रमण का जोखिम न हो इसके उद्देश्य से कोरोना वायरस रोगियों को भोजन व दवाएं पहुंचाने के लिए नियोजित किया गया था। तो रोबोट्स चिकित्सीय देखभाल, लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, इन सारी चीज़ों में इनका यूज किया जा सकता है। पोस्टमार्टम जैसे कई अनुप्रयोग में यूज किया जा सकता है। खासकर अगर कोई रोग संक्रमण के कारण फैला है तो उसमें रोबोट की अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि उसमें चिकित्सक जो इलाज करते हैं व जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनका भी जो है संक्रमित होने का डर रहता है और रोबोट्स इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट, लेजर प्रौद्योगिकी। लेजर प्रौद्योगिकी के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र विशेषता शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक आमूलचूल बदलाव लाया है। लेजर की सटीक पहुंच के कारण ऊतकों या फिर कोशिकाओं को बहुत कम नुकसान होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट शल्य चिकित्सा जो सफलतापूर्वक की जा रही, इसमें पथरी अगर गुर्दे में है तो उसका उपचार करने में, आंख की सर्जरी, कान, नाक व गले की सर्जरी व कैंसर के इलाज आदि में लेजर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि लेजर की जो है सटीक पहुंच के कारण ऊतक व कोशिकाएं जो हैं उनका नुकसान बहुत कम होता है। नाक, कान, आंख जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनका इलाज करते समय या इनकी खास तौर पर जब सर्जरी होती है तो अन्य ऊतक या अन्य जो सेल होते हैं उनको नुकसान होता है और लेजर के द्वारा इन तक सटीक पहुंच बनाकर जो है बहुत कम नुकसान के द्वारा सफलतापूर्वक इनकी सर्जरी की जा सकती है, इसका उपचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आंख की सर्जरी के लिए लासिक विधि का प्रयोग किया जाता है, लेजर असिस्टेंट इन सीटू कैरेटोमिलिसिस। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लासिक विधि स्पेसिफिक आंख की सर्जरी के लिए लेजर टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे टेलीमेडिसिन कार्यक्रम अभी स्टार्ट किया गया और इसके द्वारा ग्रामीण व सुदूर चिकित्सीय सहायता जो है बहुत ही आसानी से सुनिश्चित हो पा रही है। टेलीमेडिसिन का मतलब अगर आप ग्रामीण या किसी सुदूर क्षेत्रों में हैं, वहां तक डॉक्टर की पहुंच या फिर अन्य चिकित्सीय कर्मियों की पहुंच नहीं हो पा रही है, तो शहर में बैठे किसी डॉक्टर के द्वारा जो है ये सारी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम आज ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चिकित्सीय अंतराल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा भी कई अन्य प्रौद्योगिकी हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में एक अहम रोल निभा सकती हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G टेक्नोलॉजी, अन्य तकनीकें जैसे एक्सरा हम लोग देखते हैं, CT स्कैन, MRI, EEG आदि तकनीकें चिकित्सीय क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम हैं।
उपयुक्त तकनीकों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनाकर भारतीय चिकित्सा क्षेत्र उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनका उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनाकर इनको बढ़ावा देकर भारत की जो निम्नतर स्वास्थ्य स्थिति है इसको और भी बेहतर और उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हैं तो क्या प्रयास किए गए हैं, जिसमें कुछ पहल होंगी, कुछ योजनाएं होंगी जिनको आपको एज इट इज बस रट लेना है। इसमें पहली है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 2020 में इसको स्टार्ट किया गया। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन ई संजीवनी कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया चिकित्सीय सहायता को पहुंचाने के लिए, अर्थात डॉक्टर अब आपके घर तक होगा इस टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के तहत। आई ड्रोन कार्यक्रम, जैसे हमने देखा ड्रोन वाला कि ड्रोन बेस्ड वैक्सीन वितरण प्रणाली है यह। और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, विश्व का एकमात्र यह ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जो गुजरात के भी जामनगर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, अर्थात भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सारी योजनाएं हैं। और नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क, अन्य मेडिकलों को एकीकृत किया जाएगा ताकि सुचारू रूप से जो है अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा सके। मेडिकल की जो फैसिलिटी हैं वो और भी चिकित्सा क्षेत्र में प्रभावी रूप से बढ़े, उनका विस्तार हो। नेक्स्ट, चिकित्सीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन के स्टार्ट किए गए, जिसमें आरोग्य सेतु एक इसका अच्छा उदाहरण है। कोविड-19 के टाइम इसका निर्माण किया गया था और आज भी यह अच्छे से कार्य कर रहा है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सारे कार्यक्रम हैं, भारत के प्रयास हैं जो मेडिकल क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के लिए लाए गए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ समस्याएं, कुछ बाधाएं, कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें हम देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में कमी। जो जीडीपी का आज 2021-22 के वित्तीय वर्ष में देखें तो 2.1% है, जो अभी भी कई अन्य विकसित देश जैसे कनाडा, जापान, फ्रांस जैसे देश जो अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 10% खर्च करते हैं। तो यहाँ तक कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी देश है वहाँ भी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय पर जो खर्च है वह जीडीपी का 3% से अधिक व्यय होता है। तो इस स्थिति में यह एक बड़ी समस्या, चुनौती है। भारत की जो स्वास्थ्य व्यय है जीडीपी का वो अभी भी बहुत कम है। भारत में चिकित्सीय जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान विकास पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और भारत का अगर कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का देखें अनुपात तो 0.7% ही मात्र है, अर्थात 1% से भी कम है। और यह अन्य विकसित देशों से बहुत कम है। जब रिसर्च डेवलपमेंट पर खत्म नहीं होगा और जीडीपी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली कैसे वित्तीय रूप से मजबूती के साथ में आगे बढ़ सकती है। तो ये सारी अभी समस्याएं हैं भारत के समक्ष। और अगला, चिकित्सीय मानवीय संसाधन की भी कमी है, जिसमें डॉक्टर रोगी का अनुपात हम देखते हैं कि WHO ने जो निर्धारित किया हुआ 1:1000, और लेकिन भारत में यह 1:1456, अर्थात 1456 रोगियों पर एक डॉक्टर अभी उपलब्ध है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि चिकित्सीय मानव संसाधन की कमी है। और दूसरी तरफ कुशल चिकित्सीय मानव संसाधन की एक और कमी है। चिकित्सीय बुनियादी संरचना की भी अभाव दिखते हैं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं है, अस्पतालों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, अपर्याप्त अस्पताल हैं। तो जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो जो हम स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण का सपना देख रहे हैं तो वह पूरा नहीं हो सकता है। और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभी समस्याएं बड़े स्तर पर बनी हुई हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण लगातार रोगों में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि से उष्णकटिबंधीय रोगों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ता प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन प्रदूषणों के कारण रोगों में आज अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है। एक डाटा के अनुसार लगभग 80% जो रोग हैं वह जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों में देखे जा रहे हैं। नीतिगत मुद्दा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वह राज्य सूची का विषय है। अतः केंद्र राज्य जो है इस संदर्भ में इनमें आपसी सामंजस्य का अभाव दिखाई देता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं अभी हेल्थ सेक्टर के समक्ष इसके विकास में। तो इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। ये समस्याएं, ये बाधाएं कैसे दूर हों, उसके लिए आप अपने सजेशन दे सकते हैं। और सजेशन में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह के कुछ सुझाव हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड के रूप में होंगे। और जो NK सिंह के जो सुझाव हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने कुछ अनुशंसाएं की जिनको लागू किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल है स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को 2025 तक जीडीपी का कम से कम 2.5 तक बढ़ाना, और उसके बाद जो है बढ़ते समय के साथ साथ में इसमें और भी लगातार वृद्धि हो। दूसरा, स्वास्थ्य को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अभी तक जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वह राज्य सूची का विषय है। और हेल्थ सेक्टर में देखें तो केंद्र की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। केंद्र जो है मजबूती के साथ हेल्थ सेक्टर में अधिक बना हुआ है। तो इस संदर्भ में जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ में स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने का प्रयास करें।
नेक्स्ट, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा के महत्व पर जोर देना चाहिए क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी इसकी पहुंच से दूर है और हमने पीछे डाटा देखा था कि जो बीमा स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत मात्र 30% महिलाएं और 33% पुरुष जो हैं इसमें शामिल हैं। तो एक बड़ा वर्ग अभी भी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से छूटा हुआ है। जब बीमा स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होगी तो जो हेल्थ सेक्टर है वो और भी ज़्यादा सुभेद्य बना रहेगा। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने पीछे डाटा देखा था कि 5% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां कोई डॉक्टर नहीं है। 60% ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर केवल एक डॉक्टर की उपलब्धता है। भारत की अभी भी आज अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए अगर भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करना है तो हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में कुछ वैश्विक स्तर पर ऐसे उदाहरण हैं जो आज प्राथमिक स्वास्थ्य में काफी सफल हैं। उसमें क्यूबा का पॉलीक्लिनिक हम देख सकते हैं। इस संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ सफल ऐसे उदाहरण हैं, इनका स्टडी करके हम भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सफल बना सकते हैं। अगला, चिकित्सीय अवसंरचना के विशेष विकास पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल अभी बने हुए हैं, पहले तो उनकी संख्या कम है और जो बने हुए हैं वो अपर्याप्त रूप से बुनियादी ढांचे में उनमें अभाव दिखता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की कमी, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, कुशल अपर्याप्त चिकित्सीय मानव संसाधन को तैयार करने हेतु चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली और मेडिकल कॉलेजों में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि कुशल और पर्याप्त चिकित्सीय मानव संसाधन तैयार हो सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उसे अपनाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए डिजिटल अवसंरचना, शिक्षा और रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी अन्य ऐसे सुझावों को शामिल कर सकते हैं, जैसे जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, लोगों की जो दिनचर्या है उसमें योगा वगैरह को शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे समाधान, कुछ ऐसे सुझाव हैं जो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली हेतु आवश्यक हैं। इन्हें अपनाकर भारत की चिकित्सा क्षेत्र को और भी अधिक सकारात्मक रूप से बढ़ाया जा सकता है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन होता है और कंक्लूजन एक भविष्यलक्षी होना चाहिए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर आज भारत में चिकित्सीय क्षेत्र में बेहतर रोगी प्रबंधन व नैदानिक प्रक्रियाओं आदि में नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाना समय की मांग और आवश्यकता दोनों है। तो भारत में जो चिकित्सा क्षेत्र की जो मध्यम स्तर बना हुआ है, इसको उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए चिकित्सीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाना जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है और यह आज समय की भी मांग है, क्योंकि वैश्विक महामारी के बाद में जिस तरीके से चिकित्सीय क्षेत्र का ढांचा डैमेज हुआ है, इसके सुधार और आने वाले भविष्य के खतरों के प्रति विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए चिकित्सीय क्षेत्र में आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसको बढ़ावा देना समय की मांग और आवश्यकता दोनों हो जाती है। यह कदम न केवल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुनिश्चित करेगी, बल्कि सतत विकास का जो लक्ष्य है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को भी प्राप्त करने में सर्वाधिक अग्रणी भूमिका निभाएगी। तो आप अपने कंक्लूजन में इस तरीके से एसडीजी लक्ष्य जैसी बातों को शामिल करते हुए एंड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो अधिक प्रभावी बनेगा, एग्जामिनर आपको अधिक मार्क्स अवार्ड करेगा। तो हमने इस टॉपिक को एक बहुत ही होलिस्टिक वे से कवर कर लिया है, इसके सारे डायमेंशन को पढ़ा, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन हमने देखा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी क्या बाधाएं, क्या चुनौतियां हैं, भारत ने इनको दूर करने के लिए अभी क्या प्रयास किए हैं, ये सारे देखे। स्वास्थ्य क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, इसमें हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को शामिल किया, जिसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमेडिसिन, लेजर प्रौद्योगिकी के माध्यम से शल्य चिकित्सा में बड़ा बदलाव देखा गया है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के बारे में देखा कि चिकित्सीय क्षेत्र में कैसे ये महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकते हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड जैव टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को हमने पढ़ा जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसकी उपयोगिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कुछ हमने डाटा फैक्ट पढ़े जो यह बताते हैं कि भारत की जो स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके भूमिका में हमने क्या स्वास्थ्य होता है, इस संदर्भ में WHO की डिफिनेशन को देखा था। और अब लास्ट में एक क्वेश्चन को देखेंगे जिसकी आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के बाद लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व अन्य कारणों से रोगों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। तो हम देखते हैं कि कोविड-19 के बाद में अन्य रोग जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, ये सारे रोग उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस समस्या से निपटने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को आपको बताना है और वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इनको आपको भी स्पष्ट करनी है, इनकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप लोग स्वास्थ्य क्षेत्र को डिफाइन कर देंगे कि हेल्थ होती क्या है। WHO के द्वारा हमने डिफिनेशन को देखा था, उसके बाद हम वर्तमान में क्या भारत की स्थिति है उसके हम कुछ डाटा फैक्ट को शामिल करेंगे और उन समस्याओं को दूर करते हुए
अब विज्ञान और क्या प्रौद्योगिकी की भूमिका हो सकती है, भूमिका को स्पष्ट करेंगे, उसमें महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे और लास्ट में इसकी जो चुनौतियां हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हमने पढ़ा क्या समस्याएं क्या चुनौतियां भी विद्यमान हैं। और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड जरूर इसमें शामिल कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, आपको अपने क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड को लिखते हुए अपने कंक्लूजन पर आना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे। तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने इसे शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आने वाले वीडियो क्लासेज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।